तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की। 2004 में जब हम 25 भाइयों की एक साथ दीक्षा हुई, वीर सागर जी महाराज जी को आदि लेकर के 25 साधुओं ने एक साथ जब मोक्ष मार्ग में कदम रखा, आज उस बात को 20 साल हो गया। और दीक्षा होने के बाद हम गुरुदेव के कमरे में पहुंचे तो गुरुदेव के कमरे पे उनके टेबल पर एक बुक रखी थी। उस बुक में अंग्रेजी में लिखा था द क्राइम ऑफ द सेंचुरी। जब हमने ज़्यादा बड़े बड़े लोगों का टेबल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दूर से जो दिख जाए बस उतना ही सौभाग्य है, तो मैंने देखा कि नीचे वो पुस्तक रखी थी द क्राइम ऑफ द सेंचुरी और उसके ऊपर राजवार्तिक पुस्तक रखी हुई थी। तत्वास सूत्र के ऊपर आचार्य अकलंक देव महाराज का एक महानतम ग्रंथ है जो उमा स्वामी महाराज जी का हृदय खोलता है। वो नीचे की पुस्तक बार बार जब मैंने उसके ऑथर को पढ़ा, नाम और उसका टाइटल पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि गुरुदेव के हाथ से या फिर गुरुदेव से वो पुस्तक ले लूं। मैंने उसको नहीं छुआ क्योंकि नए नए दीक्षित हुए थे, पता नहीं कौन सी बात गुरुदेव को बुरी लग जाए, और फिर नए नए में लोग देखते रहते हैं फुल टाइम। वापस चला आया और 2004 में तिलवारा घाट में वो पुस्तक टेबल पर रखी हुई छोड़ दी मैंने वहीं पे। ऐसा निमित्त लगा कि जब गुरुदेव का विहार होना था पनागर से, 4 के बाद हम लोग पनागर आ गए ठंडियों में गुजारने के लिए, तो पनागर से विहार होते वक्त गुरुदेव ने पुस्तक मेरे हाथ में दे दी और गुरुदेव हाथ में पुस्तक दे के बोलते इसको अलग कर दो। तो हमने कहा 5 महीने पहले से एक बार मन के अंदर भाव आया था कि ये पुस्तक पढ़नी है, और वो पुस्तक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि गुरुदेव जब विहार करने वाले थे तो वो उठा करके सामने मैं निकला तो बोलते नम्र इसको अलग कर दो। मतलब वो उसका सेंस निकाल चुके थे। पुस्तक करीब करीब जब आप पढ़ना शुरू करते हैं किसी अच्छी पुस्तक को, तो धीरे धीरे उसके पन्ने थोड़े थोड़े गंदे होने लगते हैं। मैंने वो पुस्तक को ऐसा देखा और मैंने देखा कि ये कहाँ तक साफ है, कहाँ तक गंदी है। फिर मैंने अंदाज लगाया कि किस पन्ने तक गुरुदेव ने उसको पढ़ा है। पूरी अंग्रेजी की पुस्तक थी और गुरुदेव की टेबल पर एक अंग्रेजी की मोटी डिक्शनरी भी करीब 12-13 साल तक लगातार रखी रही। उस डिक्शनरी को अगर आप देखेंगे, उस डिक्शनरी में एक भी जगह सफ़ेद नहीं बची। वो गंदी किताबें बताती हैं कि हमारा उपयोग किया गया है, और गुरुदेव ने पूरी की पूरी डिक्शनरी जो थी वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रट ली, याद कर ली। वो क्राइम ऑफ द सेंचुरी के 170 पन्ने, जहाँ तक पन्नों में दाग लगा था, फिर जब खोल करके उसको पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर बहुत सारे निशान भी लगे हुए थे पेंसिल से। गुरुदेव ने मार्किंग करते गए, कोई चीज़ को अंडर रूट अंडरलाइन करते चले गए, और वो पुस्तक उठ करके
प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर की लाइब्रेरी पर मैं अपने हाथ से रख करके आया। मैंने कहा ये गुरुदेव के हाथ की छुई पुस्तक है, इसको मैं वहाँ रख देता हूँ। तो करीब 1.5 साल तक वो पुस्तक मेरे पास रही। उसके बाद जब मैं वापस लौटा, प्रतिभा स्थली गया, तो उसकी लाइब्रेरी पे मैंने वो पुस्तक रखी। आज आपको खोजना होगा, वो पुस्तक हो सकता है वहीं पर रखी हो जहाँ मैंने रखी थी। पुस्तक का नाम है द क्राइम ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद 2006 आया। 2006 जब आया तो गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की जब हम लोग बहोरी बंद में थे। 5-6 ब्रह्मचारियों को बुला करके, जिनके मन के अंदर वैराग्य के भाव प्रस्फुटित हो रहे थे और जिनको बार बार इच्छा होती थी कि मुझे साध्वी वेश धारण करके अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। और गुरुदेव ने उनको कहा कि अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं और मेरी बात मानते हैं तो अगर आप बोलें तो मैं कहूँ। गुरुदेव को हमेशा संकोच रहा कि मैं कुछ बात बोलूँ, अगर वो कट जाए तो बहुत बुरा लगता है। आचार्य सिंह जी हमेशा इतने मीठे शब्दों में किसी बात को कहते, अगर आप लोग मेरी बात स्वीकार करें तो मैं उस बात को बोलूं। फिर गुरुदेव ने कहा कि आप लोगों को अच्छी शिक्षिका बनना है और शिक्षिका बना करके सबसे पहला विद्यालय जबलपुर में एक छोटे से संत निवास पर खोला। संत निवास पर, जिस संत निवास में हम लोग रुकते थे, उसको थोड़ा डेकोरेशन किया, थोड़ा ठीक ठाक किया। आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बन करके तैयार है और 5000 बच्चियां एक साथ पढ़ती हैं। ऐसे 6 बड़े बड़े केंद्र खोले गुरुदेव ने। और जब उस पूरे के पूरे विद्यालय के केंद्र का कोई सूत्रवाक देना मांगा ब्रह्मचारिणी बहनों ने कि इस विद्यालय की नींव क्या होगी, क्या सोच करके हम बेटियों को पढ़ाएंगे, क्या विचार शैली, क्या भाव, क्या भंगिमा हमें उन बेटियों के अंदर रखनी है और देश को भी संदेश देना है, तब गुरुदेव ने वो जो शब्द कहे कि मैं चाहता हूँ ये 5-6 जितने भी विद्यालय हैं जो बनते चले जाएंगे धीरे धीरे और भी विकसित होते, अगर पूज्यवर यहाँ पर आज उपस्थित होते। दिल्ली में विद्यालय की भूमिका 60 एकड़ जमीन के साथ बन चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवार आज होते तो एक नई ब्रांच जो है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की दिल्ली में खुल रही होती बंधुओं। क्योंकि शावक तो शावक होता है, जब उसके पास बेहिसाब होता है तो वो बेहिसाब देता भी है। और बड़ी शालीनता के साथ दिल्ली के शावकों ने जो बात कही कि ज़मीन भी है और इसमें कंस्ट्रक्शन करके आप जैसा कहेंगे हम वैसा करके देंगे, आप बताते बस जाइए। बस गुरुदेव की अपेक्षा थी कि आप उस ज़मीन को, धन को और उस स्थान को स्वीकार कर लीजिए। गुरुदेव ने वो सूत्र दिए। गुरुदेव ने सूत्र दिया कि ये प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जो आगे बढ़ेगा, इसके लिए पहला सूत्र है स्वस्थ तन। दूसरा शब्द बोला गुरुदेव ने स्वस्थ वचन। तीसरे शब्द दिए स्वस्थ मन। तन, मन और वचन इसकी स्वस्थता के ऊपर। आचार्य सिंह जी रुके नहीं, बहनों को बैठा करके बोलते हैं इस पे और भी काम करिएगा। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वन, ऐसे सूत्र देकर के धन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चेतन, ऐसे सूत्र दिए जब गुरुदेव ने, तो वो 7 सूत्र प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की जान बन गए। जब मैंने गुरुदेव से बाद में कहा कि आचार्य सिंह जी ये सूत्र आपको कहाँ से कैसे मन में आए, तब गुरुदेव ने वो शब्द कहा द क्राइम ऑफ द सेंचुरी। मुझको वो बात याद आई कि वो पुस्तक मैंने पढ़ी है। फिर आचार्य सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बात 2006 में कही कि पंच स्थावरों को
हम धर्म से अलग नहीं कर सकते। आज जिस तरीके की गर्मी आपके पूरे विश्व में पड़ रही है, आप कभी सोचिएगा, ये प्राणलेवा गर्मी है। दोपहर की गर्मी पे अगर कोई निकल जाए तो उसके प्राण ही निकल जाएं। आप एक बार सोचिए कि आचार्य श्री जी ने 2006 में वो शब्द दिए थे, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन। ये सूत्र देकर के गुरुदेव ने कहा कि तन को अगर स्वस्थ रखना है तो गुरुदेव को दिखाई देता था अस्वस्थता लगातार बढ़ रही है। तमस में जीने वाले लोग, भोगवादी संपदा और संप्रदाय, ये अपने आप में एक बड़ा विप्लव खड़ा करते हैं। आज जिस तरीके से दिल्ली का टेम्परेचर 49.9 को टच कर गया, लोग कहने लगे कि 42 या 43 हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 50 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो पेड़ों में बैठने वाले वो जो पंछी होते हैं वो पके हुए फल की जैसे टपक करके गिरने लगते हैं। कबूतर है, तोता है, मैना है, चिड़ैया है, पंछी जितने भी उड़ने वाले पंछी होते हैं, ये 51 टेम्परेचर पे टपक करके बैठे बैठे अपने आप टपकते हैं, टपक करके गिर जाते हैं। 49.9 टेम्परेचर को दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया, वहाँ के लोग खेल रहे हैं। लेकिन जब पूरे के पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब ऊष्मा बढ़ती है, तो सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ आपके जीवन में आपका धन भी घट रहा है। आप सोचिए, इतनी जानलेवा गर्मी में क्या आपको लगता है कि कोई किसान खेत में जाकर के फसल उगाएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता। उगाएगा। यही गेहूं जो कल 19-20 रुपए मिल रहा था, अगले साल अगर 70 रुपए किलो मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उसके पीछे का एकमात्र कारण रहेगा कि हमारी तो भोगवादी संस्कृति बहुत अच्छी है। द क्राइम ऑफ द सेंचुरी, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे आपके देखते देखते बढ़ रही है, इसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अगर इसी तरीके से गर्मी बढ़ती रही तो क्या खेत में किसान अन्न पैदा करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जब वाटर लेवल 550 फीट से नीचे होगा, बोरिंग खोदने में 3 लाख रुपए लगेंगे, जेट मशीन लगानी पड़ेगी, और फिर उस मशीन को चलाने के लिए किसानों को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं रहेगी, तो उस वक्त क्या किसान खेती कर पाएगा? एक क्वेश्चन मार्क है, कभी पूछिएगा अपने अंतर्मन से। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना कि चीन के लोग नकली चावल बनाने लगे हैं। क्या है वो नकली चावल? कि असली चावल के साथ मिक्सअप कर दो, चाहे नकली चावल सीधा सीधा प्लास्टिक का होता है, वो बनाने लगे हैं सेम शेप पे, साइज पे, डिज़ाइन पे। सबसे बड़ी बात है प्लास्टिक जैसी चीज़ सेम टेस्ट पे। आप चावल उबाल के खाएंगे, आपको लगेगा चावल खा रहे हैं, एक्चुअल में चाइना मेड चावल है। मैं पहले तो सोचता था कि ये अपराध है, लेकिन आज इस बढ़ती हुई गर्मी को देख करके लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले वक्त की ये चावल ज़रूरत न बन जाए। जब ये चावल ज़रूरत बन जाएगा, जब इस तरीके की ग्लोबल वार्मिंग होगी, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन, गुरुदेव के क्या सूत्र हैं। उन सूत्रों पर उन महापुरुष की 2006 पे दृष्टि चली गई, और जाकर के उन्होंने बार बार 500 से ऊपर ब्रह्मचारियों को जो आज स्थापित हैं इन 6 प्रतिभा स्थलियों में, बार बार संदेश दिया कि आप कहीं भी कोई भी एक्टिविटी करिए, अपने स्वस्थ वन और स्वस्थ वतन की बात जरूर करिए। 2 प्रकार की विद्याएं भारतीय संस्कृति पे हमेशा से प्रभावी रही हैं। 2 विद्या के लिए कहा है कि एक परा विद्या, एक अपरा विद्या, एक संसार की विद्या, एक संसारातीत विद्या। धार्मिक गुरुओं के मुख से आप संसारातीत विद्या की सुनना चाहते हैं, आत्मा की बात बताइए, परलोक की बात बताइए, स्वर्ग की बात बताइए, जो हमने नहीं देखा है उसकी बात बताइए। लेकिन आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ चेतन की बात तो हम तब करेंगे जब तुम्हारा स्वस्थ तन रहेगा। लेकिन जब तन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, जितनी गर्मी बढ़ती है,
कितनी भी गर्मी, जैसे आज आपके यहाँ 48-49 टेम्परेचर टच कर रहा है, आप बुंदेलखंड के खजुराहो, नौगांव, छतरपुर के इस बेल्ट में, जतारा के पूरे बेल्ट में जाकर के देखिएगा, शाम सुबह 7 बजे नहाने के बाद आदमी पसीने से एक बार अपने आप फिर नहा लेता है। उस कठिन दौर पर, कठिन स्थान पर भी आज दिगंबर साधु सरवाइव कर रहे हैं। आप सोचिए बंधु, वो वक्त होगा जिस दिन धरती का टेम्परेचर 51 क्रॉस कर जाएगा, उस दिन एक साधु साधना कैसे करेगा। एक समय भोजन करता है दिगंबर जैन साधु, उसी समय पानी लेता है। साधु उसी समय भोजन, उसी से पानी लेता है। आपको लगता है कि दिन भर एक टाइम की भोजन पानी से वो चला पाएंगे? उसके पीछे के कारण देखिएगा, साधन सोचिएगा, विचार लाइएगा। गुरुदेव के वे सूत्र कि स्वस्थ तन रहना चाहिए, स्वस्थ वन रहना चाहिए, स्वस्थ वतन रहना चाहिए। अभी मुझे कल बताया कि भोपाल जैसे पवित्रतम शहर पे राजा भोज की जो कर्मस्थली रही है, उसमें कोई विकास के नाम पर 27,000 पेड़ को काटने का एक मास्टर प्लान आ रहा है। 27,000 पेड़ अगर कट गए भोपाल से, घने होंगे, बड़े होंगे, अच्छी छाया होगी, नीचे का टेम्परेचर मेंटेन करते होंगे, उस टेम्परेचर की, उस पेड़ के नीचे कोई गाय आकर के बैठती होगी, कोई मुसाफिर बैठता होगा। 27,000 पेड़ काटने का एक प्लान चल रहा है। एक जिंसी करके एक स्थान है, उधर पर एक कत्ल खाना है, उसको मॉडर्नाइज कर दिया। वहाँ पर आज 1000 पशु रोज काटने की क्षमता आपके शहर के बीच में डेवलप कर रहे हैं लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सारी चीज़ें कारण हैं। इससे आप तात्कालिक पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब किसान खेतों में ना जा कर के आपके जैसे शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाएगा, वो भी जुआ खेलेगा, रमी खेलेगा, पैसा बढ़ाने की सोचेगा। वो भी अगर किसान धंधे में उतर आया तो गेहूं, दाल, चावल के रेट आसमान हो जाएंगे। खाना उतना महंगा हो जाएगा जितना महंगा आज विदेशों में है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप भी वही करेंगे जो विदेश के लोग करते हैं। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे, आंवले का खाया और बुजुर्गों का बताया, तुरंत समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। आंवला खाओ, तुरंत समझ में नहीं आता शरीर में क्या काम करता है। बुजुर्गों का बताया भी तुरंत समझ में नहीं आता। लगता है कि गुरुदेव ने थोड़ा सा ऐसे ही दार्शनिक चिंतन का सूत्र दे दिया, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन, बोल के चले गए। लेकिन गहन चिंतन था, द क्राइम ऑफ द सेंचुरी, उसमें आप सब भी शामिल हैं। बड़े बड़े बंगलों बनाते हैं लेकिन ऊपर पे वर्टिकल फार्मिंग नहीं करते। बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, नीचे पे पाम का पेड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन करंज का, आम का, अमरूद का पेड़ भी खड़ा करके अच्छा व्यवस्थित करके जहाँ जहाँ उपलब्ध होगी, छोटे से गमला हो या बड़ा सा लॉन, लेकिन हम उसमें प्लांटेशन जरूर करेंगे। वक्त की आवश्यकता है बंधुओं। आज आपके पास पैसा है, पैसा होने के कारण आप ठंडी बिस्लरी 20 रुपए की खरीद लेते हैं। आप उन एरिया में देखिए, आज आपकी माँ बहनें सुबह 8 बजे सोकर के उठ रही हैं। लड़का आदमी है आपके यहाँ का संपन्न परिवारों का दिन के 11 बजे सोकर के उठ रहा है, लेकिन वे भी माँ बहनें हैं कि सुबह 4:30 बजे उठ करके गेट के बाहर बहुत सारे ड्रम केन लेकर के खड़े रहते हैं कि टैंकर आएगा, पानी भरेंगे। पीने का पानी अवेलेबल नहीं है लोगों के पास। आपके पास तो शावर ऑन कर देते हैं, आराम से ठंडा होकर के इधर से उधर से नहा रहे हैं। बोरिंग का पानी है, अरे महाराज हमारा पुण्य है तो हम क्या करें? आपका पुण्य है तो आप इतना पानी ना बहाएं। एक सिद्धांत हमको घर में सिखाया गया, बाद में समझ में आया। पिताजी बाथरूम में प्लास्टिक की छोटी बाल्टी लेकर के आ गए और छोटा मग्गा लेकर के आ गए। गर्मी पड़ती थी तो बच्चों को नहाने के लिए बड़ी बाल्टी, बड़ा मग्गा चाहिए। जब पापा छोटी बाल्टी और छोटा मग्गा लेकर के आए तो हम थोड़े से नाराज होकर बोले, इतनी छोटी बाल्टी लेकर के आए, इतनी तो 20 बाल्टी से नहाते हैं हम। तब पिताजी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जितनी छोटी बाल्टी, जितना छोटा मग्गा रहेगा, पानी उतना कम फेंकेगा। जितना पानी कम फेंकेगा उतना जीवों की रक्षा भी होगी और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कभी बड़ी बाल्टी घर के अंदर आने नहीं दी। मैं सोचता हूं कि एक सजग पिता कितना जवाबदार रहता है हर चीज के प्रति।
हमने मॉडर्नाइज होकर के अपने घर में जो अभी आपने नया बाथरूम बनवाया है पूरे 12-15 लाख खर्चा करके, उसमें आपने पानी फेंकने के कितने संसाधन इकट्ठे किए हैं। थोड़ा सा घुमाएंगे तो बीच से पानी आएगा, थोड़ा और घुमाएंगे तो चारों तरफ से आएगा, मोटी धार वाला आएगा, पतली धार वाला आएगा, फिर उसमें टॉयलेट वाला अलग आएगा, फिर शावर को ऐसे ऐसा करने वाला वो एक अलग आएगा, फिर वो पीठ पोंछने धोने वाला अलग आएगा। एक बार शरीर को ठंडा करने में आपने 30-40 लीटर पानी खो दिया, उनको पानी पीने को अवेलेबल नहीं है। द क्राइम ऑफ द सेंचुरी है बंधुओं, ये भी द क्राइम ऑफ द सेंचुरी है कि अगर आपको सजगता बैठती है, दिमाग में चढ़ती है, तो इस बात को निश्चित करिए कि हमारे घर के अंदर बाथरूम में एक बाल्टी रखी होगी, वो भी छोटा मग्गा उसमें प्लास्टिक का पड़ा होगा, छोटे मग्गे से ही नहाना है। जब कभी भी आप ऊपर का उस पानी का उपयोग करते हैं शॉवर ऑन करके, उस वक्त आपको पता ही नहीं रहता कि रिलैक्स कब मिलने वाला है। जबकि उसका एक बहुत बड़ा जादू दिखाता हूं मैं आपको। शॉवर में जो ऊपर की प्लेट लगी रहती है उसमें कम से कम 200-250 से छेद होते हैं। सारे के सारे छेद बंद कर दीजिए, सिर्फ 2 छेद चालू करिए और 2 छेद से फुल फोर्स में पानी आने दीजिए। आपको रिलैक्स भी मिलेगा और पानी भी बहुत कम खर्च होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि अब हम नहा रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा ऊपर से आना चाहिए। छेद जितने कम कर सकें उतना सौभाग्य है। आपकी सुविधा है, चिंगम चबाइए, उसको चिपका दीजिए, टेप लगा दीजिए, एमसील लगा दीजिए। लोग थोड़ा सा मूर्ख कहेंगे, लोग कहेंगे तुम लोग पढ़े लिखे होकर के तुमने अपना बाथरूम बिगाड़ दो, लेकिन आप कहना गुरुओं की बात बहुत दूर तक जाती है। महाराज ने कहा है कि एक दिन में 15 लोग नहाएंगे और 50 साल तक किसी घर में एक शॉवर पे नहाएंगे। ऐसे करीब 150 करोड़ से ऊपर घरों में इस तरीके के अगर मान लीजिए शॉवर लगे हुए हैं। आप एक बार कल्पना तो करिए पानी कितना फिकता है। हम पानी को, जल को धर्म से अलग नहीं कर सकते, आप वनस्पति को धर्म से अलग नहीं कर सकते, वायु को धर्म से अलग नहीं कर सकते आप। ये सब आपके धर्म में शामिल है। इसको समझाने और बताने की जवाबदारी भी आपकी जवाबदारी है। लेकिन हमको महाराज जब तक कोई बताए नहीं तब तक कुछ समझ में आता नहीं। आपने बोल दिया तो मान लेंगे, नहीं बोला तो जो कर रहे थे वो कर रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है बंधुओं, आज पानी की क्राइसिस है। हमको ध्यान है कि घर के अंदर 33 फुट पे पानी आ गया था जब पहली बार बोरिंग खोदी थी। वो पानी खिसक करके 400 फुट पे चला गया। 40 हाथ का कुआं खोदते थे, हमेशा 15 हाथ पानी उसमें बना रहता था। आज 60 हाथ के कुएं में सिर्फ 2 हाथ पानी बना रहता है। ये कंट्रोवर्सी है। अभी एक मौका है गर्मी में अपने ऊपर और संस्कृति के ऊपर भी उपकार करिए कि वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को इम्प्लांट करिए घर के अंदर। निश्चित करिए जैसे धान भरते हैं, गेहूं भरने के लिए ड्रम रखते हैं, ऐसे ही बारिश के पानी का भी एक पूरा कमरा होना चाहिए जिसमें आप बारिश का पानी स्टोर कर सके, जिसके माध्यम से परिवर्तन होगा। आज नहीं तो कल होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आपने द क्राइम ऑफ द सेंचुरी में पार्टिसिपेट किया, एक छोटा सा बच्चा भी उसमें एक हकदार होता है, अपराधी होता है, उसके पिता भी अपराधी होते हैं, उसका परिवार भी अपराधी होता है। गुरुदेव के शब्द हैं स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन। उस स्वस्थ का मतलब क्या है? सिर्फ वो शब्दों में, सिर्फ प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पढ़ाए जाने वाले शब्द नहीं है, कोई सूत्रवाक नहीं है, कोई एक ऐसा स्लोगन नहीं है जो आपके धंधे को बढ़ाता है। वो भावना है जो गुरुदेव ने उन 500 ब्रह्मचारिणी बहनों को दी है, ये कह करके कि आने वाली बेटियों के माध्यम से दूरगामी धीरे धीरे संदेश दूर तक पहुंचाइएगा। वो जिंसी में जो एक बहुत बड़ा एक कत्ल खाना खोला गया है, आप सोचो तो उसको प्रोसेसिंग करने में कितना पानी देना पड़ता है। 1 किलो मांस पैदा करने में 80 किलो गेहूं लगता है। 1 किलो गेहूं अगर 70 रुपए का हो गया, मांस की कीमत क्या होगी, गेहूं की कीमत क्या होगी? आज चांदी बढ़ गई ना, कैसे रेट बढ़ गया चांदी का? 47,000 रुपये किलो उसकी एक्चुअल में भारत में वैल्यू थी। लेकिन इसी अक्षय ऊर्जा के स्रोत को व्यवस्थित करने के लिए जब आपके यहाँ जो सोलर पैनल लगते हैं, सौर ऊर्जा से आप पैनल को आप जो ऊर्जा जनरेट करते हैं अपने घर का बिजली चलाने के लिए, आप जो बना रहे हैं, ये पूरे विश्व में चल रहा है।
अब चांदी की बिल्कुल पतली सी परत जो है वो सोलर पैनल पे लगती है, जिसके कारण जो चांदी कल तक आभूषण का विकल्प थी, आभूषण के काम आती थी, आज वो सोलर पैनल में लगती है। और पैनल में लगने के बाद 20 साल तक काम करती है, उसके बाद उसको निकाल नहीं सकते। तो चांदी की शिफ्टिंग जैसे यहाँ से वहाँ की हुई, कल तक वो आभूषण थी, आज वो ज़रूरत बन गई। और ज़रूरत बनने के बाद उसकी कीमत 47,000 से उठ करके आज 1 लाख रुपए तक चली गई है। आगे चल करके लोग बताते हैं कि चांदी 1.5 लाख रुपए तक जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत में नहीं, कहीं पर भी चांदी उपलब्ध नहीं रहेगी, वो भी एक खोई हुई वस्तु जैसी हो जाएगी। फिर वही आपके चांदी की पायल बिछिया इतिहास बन जाएंगे। हम ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ रहे हैं। 33 प्रकार की वो जो पृथ्वी का एक स्थितियां हैं, उसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, पन्ना सब आता है। बालू आती है, रेत आती है, पर्वत आते, पहाड़ आते, कंकड़ पत्थर सब आते हैं। उसमें आपका नमक भी आता है, उसमें आपके जितने भी आप मुंह के अंदर जो फेशियल यूज़ करते हैं वो सब भी उसी में आते हैं, सब पृथ्वी का एक में आते हैं। ये पृथ्वी भी बर्बाद हो रही है। स्वस्थ तन अगर आपको चाहिए है तो निश्चित करके एक बार पूछिए कि इतनी गर्मी में आप बाहर नहीं निकलते, किसान कैसे निकलेगा? फिर किसान नहीं निकलेगा तो फिर दूसरी एक बहुत बड़े कारस्तानी होगी। अभी तक तो आपके घर की ठंडक जो थी वो 7,000 रुपये का, 6,000 रुपये के कूलर खरीद लेते थे। आप क्या करते थे? खरीद लेते थे कि नहीं खरीदते थे? महाराज एक कूलर रख लिया, घर के 4 लोग सो गए। लेकिन अब कंपनियों का टारगेट बढ़ चुका है। अगले आने वाले 5 सालों में ना चाहते हुए भी गरीब से गरीब परिवार में एसी लगेगा, क्योंकि बिना एसी के आपको घर के अंदर ठंडक महसूस नहीं होगी। कूलर का विकल्प एसी के पास जाएगा। मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियों के बिजनेस बढ़ेंगे। उनका बिजनेस बढ़ेगा तो आपके पैसा खर्च करने का साधन बढ़ेगा। यही ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जब आप अपने घर के अंदर एसी लगवाएंगे तो उसको चालू करने के लिए लगातार बिजली चाहिए, तो फिर बिजली की कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। रेगुलर बिजली देने के नाम पर 10 रुपये यूनिट की बिजली 22 रुपये यूनिट तक जाएगी। मेहनत तो आप उतनी ही करेंगे जितनी करते हैं, जान थोड़ी दे देंगे महाराज। बिल्कुल सही बात है, आप जान तो नहीं देंगे, लेकिन एसी चालू करने के नाम पर जब आपको लगेगा कि एसी की बिजली जो है 5 एसी लगे हैं, 22 रुपये यूनिट पे बिजली होगी, और आप 50,000 रुपये का जॉब कर रहे होंगे, तो जिंदा कैसे रहेंगे? फिर एक रिक्शे वाले की कमाई पे और एक इंजीनियर की कमाई एक जैसी हो जाएगी। महाराज विषय तो बहुत गंभीर है, क्योंकि मुझे दिखाई देता है, जब मैं रात को सो रहा था कमरे के अंदर, तो पसीना पीठ से टप टप रात में टपक रहा था। मैंने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रात में सोते में पसीना टपकता हो। माथे से गले से पसीना ऐसा गिर रहा था लगातार। मैंने रात में ही सोच लिया कि सुबह होकर के गर्मी के बारे में जरूर बोलूंगा। मैं पूछा गुरुदेव से, मैंने पूछा कैसे बोलूंगा? गुरुदेव स्वप्न में समाइक में आकर के बोले, वो सूत्र है ना 7, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन। इनकी व्याख्या भी तो जरूरी है कि नहीं? और मैंने गुरु के स्वप्न में आए संकेत को आपके सामने रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया। मैं कहा सबसे पहले जल के ऊपर, वायु के ऊपर, जलवायु के ऊपर और आपकी स्वाभाविक प्रकृतियों के ऊपर एक बार चर्चा तो अपन मिलकर जरूर करेंगे। 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं इंसान की, राजसिक होती है, तामसिक होती है और सात्विक होती है। आप अपने को कौन से पैमाने पे बैठाते हैं एक बार खुद निश्चित करिएगा। तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति जो है वो तो उसका व्यवहार ही बिल्कुल अलग है। तामसिक प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग हैं रात को 1:30 बजे से पहले घर नहीं आते हैं, 9 बजे घर से निकलते हैं, बैठने का गप सड़ाके का बहाना लेते हैं, रात को 1:30 बजे घर के अंदर घुसते हैं। उनका मुंह सूंघना अपना दिमाग खराब करना होता है। माँ बहुत समझदार होती है घर की, वो बिना मुंह सूंघे समझ जाती है चाल देख करके हमारा लड़का लाइन से बेलाइन हो रहा है, तामसिक प्रवृत्ति का है। उसके बाद भी कहती है सो जाओ बेटा, पापा चिल्लाते हैं, जल्दी आया करो। ये जो राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आप देखिए कि दुनिया में लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो वो क्या क्या करते हैं। आप एक बार आंख खोल के देखो तो देखो, आप एक बार
कि लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो लोग क्या क्या करते हैं। कोई बड़ी बड़ी बंदूकों की फैक्ट्री खोलता है, कोई जाकर के बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डालता है, कोई किसी के पास पैसा बढ़ता है तो सुबह जाकर के अनाथालय में भोजन कराता है, किसी के पास पैसा बढ़ता है तो वो दान करके वाटर कूलर चौराहे पर लगाता है, किसी के पास पैसा बढ़ता है तो शराब के ठेके खोलता है, और उस शराब के ठेके पर पैसा बढ़ता है आपके हमारे पास तो वहाँ पे जाकर के पीते हैं। कोई लोग कैबरे देखने के लिए बम्बई जाते हैं, क्योंकि इंदौर भोपाल में नहीं होता महाराज, अभी इतनी बड़ी संस्कृति नहीं आई कि यहाँ पर डिस्को भी होता हो। अगर एक आध कोई खुल गया हो तो मुझे पता नहीं है, वैसे बाहर से देखने में तो नहीं लगता कि भोपाली इतना बिगड़े होंगे, लेकिन बम्बई में सब अवेलेबल है। वहाँ पे जाकर के पैसा बढ़ता है तो देखो तो कि 700 करोड़ लोग क्या क्या करते हैं, और फिर एक बार इतिहास में जाकर के देखो कि जब पैसा बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं। पैसा बढ़ता है तो कुछ लोग हैं मंदिर बनाते हैं, और कुछ लोग मदिरालय बनाते हैं, कुछ लोग जुआ सट्टा का कारखाना खोलते हैं, कुछ लोग रमी खोलते हैं, कुछ लोग AI सर्टिफिकेट सर्विलांस में जाते हैं, कुछ गूगल जैसी कंपनियां बनाते हैं, कोई डाटा चोरी करते हैं, कोई बंदूक बेचते हैं, कोई पेट्रोल निकालते हैं, कोई झगड़ा कराते हैं। पैसा क्या क्या नहीं कराता है। आपकी प्रवृत्ति कैसी है, तामसिक है कि राजसिक है। रासिक प्रवृत्ति वाले लोग, जब आपके घर के अंदर का पैसा बढ़ता है, राजा ऐसी ठाट बाट है महाराज, हमारे घर में तो गैया का दूध पी पाए ना पी पाए लेकिन कुत्ता का मुंह जरूर उठाते हैं। बड़े बड़े लोमड़ी के जैसे बड़े बड़े कुत्ते, हमने अभी कल सुबह निकल रहे थे तो वो कौन सी जैगबार करके कोई कार थी बड़ी वाली काले कलर की, उसमें 2 कुत्ते एक साथ, एक इस इधर से झांक रहा, एक इधर से झांक रहा, और मालिक जो है उसको घुमाने में लगा है। चेहरा देखा तो बिल्कुल लोमड़ी के जैसा कुत्ता पाल रहे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग में एक वो भी कारण है। पहले ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन करने के लिए गाय बहुत अच्छा साधन थी, एंटी रेडिएशन के काम करती थी, गोबर फेंकता था घर के अंदर, महिलाएं कुछ नहीं करती थी, आधा लोटा पानी डालती थी और झाड़ू से उसको पूरा गोबर को फैला देती थी, आधे घंटे में सूख जाता था, धरती कभी तपती नहीं थी बंधुओं। आज भी गांव देहात के घर ऐसे लिपे पुते रहते हैं कि लगता है कि उसमें जाकर के सीधे धरती पर बैठ जाओ। अभी आपके मार्बल में बैठो तो गर्म लगता है, लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता। लेकिन परिवर्तन हो रहा है। आज गांवों में भी, छोटे छोटे घरों में भी आज से 5-7 साल बाद कूलर की कीमत खत्म होकर के AC आ जाएगा। जब किसान भरी गर्मी में फसल नहीं उगाएगा, जब बिजली 22 रुपये यूनिट बिकने लगेगी, जब आपके घर के अंदर AC लग चुका होगा, जब आपके खर्चे का अतिरिक्त बोझ बढ़ चुका होगा, उसके लिए आप कहाँ बोलेंगे त्राही माम त्राही माम त्राही माम, हमको बचाओ। सरकारों का कुछ है नहीं, वो आपकी पेमेंट 2 गुना कर देगी। 50,000 रुपये की अभी पेमेंट होगी, वो 1 लाख कर देगी। फिर पार्ले जी का बिस्किट 100 रुपये का आएगा। हाँ सिलाई शून्य मिला महाराज। धीरे धीरे गोल्ड बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपकी उम्र भी बढ़ रही है। लेकिन आचार्य श्री जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। जब गुरुदेव कहते हैं स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ चेतन, स्वस्थ वन, तो आपकी भी आज सिर्फ जैन संप्रदाय की नहीं, पूरी दुनिया की हर व्यक्ति की जवाबदारी बढ़ गई है कि हमारे अधिकृत प्रोमाइसिस में अगर जमीन होगी, जगह होगी, तो आप गड्ढा खोदिए, एक पेड़ लगाइए, क्योंकि मरते वक्त आप 5 पेड़ तो खा के जाते हैं। 2.5-3 कुंटल लकड़ी लगती है तुमको जलाने में। तुमने जीवन में कभी एक पेड़ नहीं लगाया होगा, लेकिन मरते वक्त एक पेड़ तुम्हारे लिए कटा कि नहीं कटा? पेड़ कटा, तुमको जलाने के लिए 2.5 कुंटल 3 कुंटल लकड़ी लगी, फिर तुम्हारे यहाँ के भोजन बनाने में लगी, तुम्हारे मकान बनाने में लगी, लेकिन तुमने कभी भी कोई वृक्षारोपण नहीं किया। जब आपके परिवार में किसी का जन्मोत्सव हो तो उसको ये संदेश देना कि महाराज कहते हैं, हम खुद तो वृक्षारोपण करते नहीं, लेकिन उपदेश देना हमारी जवाबदारी है। वक्त से पहले हर चीज सिखाना एक अच्छे साधु की जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी है कि परा विद्या भी सिखाएं और अपरा विद्या भी सिखाएं। संसार में रहने का रूल सिखाने वाले भी साधु हैं, और संसार से उठाने वाली विद्या देने वाले भी वे महासाधु हैं, जो आपको सम्यक ज्ञान देकर के भी इस धरती पर, यहीं पर मोक्ष की अनुभूति कराने में निमित्त बनते हैं। बंधु, जब कभी भी कहीं पर भी आपको आपके देवशास्त्र गुरु की सौगंध है, अगर आपके पास अधिकृत जमीन है
तो 5-10 हज़ार रुपये लगा करके उसमें पेड़ लगा दीजिए। जैसे गिरती हुई चीज को थामने के लिए ऊपर से 2 हाथ लगाए जाते हैं, ऐसे ही गिरती हुई धरती को, पंच स्थावरों को बचाने के लिए पेड़ ऐसी मजबूत और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। कोई घूरा भी दिखे तो उसमें बेशरम का पेड़ ही सही, लेकिन लगा दीजिए। कहीं पर भी हो, कहीं पर भी जाएं, शादी कार्ड में आप जब कभी भी किसी को लिफाफा देने जाएं तो 5 ग्राम 10 ग्राम बीज भी देकर के आइए उसको गिफ्ट में। साथ में 500 रुपये का एक मनुहार पत्र दिया और एक बढ़िया खुशबूदार एक लिफाफा और दिया। क्या है भाई साहब? ये भैया ये बहुत अच्छे गुलाब के फूल के बीज हैं, ये केले के बीज हैं, ये किसी और बीज के हैं, ये मूंग के बीज हैं, ये फलाने खुशबूदार फल के बीज हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आजकल ऐसे बीज आने लगे हैं कि ड्राई जोन में भी लग जाते हैं, कम पानी में भी वो पल्लवित और पोषित होते हैं। लेकिन आप संकल्प करिए कि आपके घर के अंदर ऊपर आपके मकान में छत होगी तो छत में छोटे छोटे गमलों में सही, लेकिन आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपनी भूमिका तय करेंगे। विश्व अपनी भूमिका क्या तय करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा नाम बचाने वालों में भी आ गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। छतें कितनी बड़ी बड़ी हैं, है कि नहीं है महाराज? तो उस छतों में बस छोटा सा काम करना है, या तो क्यारी बना दीजिए, छोटी सी पतली सी ईंट की दीवार खड़ी कर दीजिए, नहीं तो मार्केट में आपको गमले मिलते होंगे, सीमेंट के मिलते होंगे, उसको थोड़ा सा प्लांट मिट्टी का कल्चर करिए, उसको शोधन करिए, उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाइए, थोड़े से बीज लगा करके घर के अंदर खाने वाली पुदीना पैदा कर लो, धनिया पत्ती पैदा कर लो, लौकी लगा लो, कद्दू कुमड़ा लगा लो, घर के अंदर तो लगा लो। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बाजार में जाकर के खरीदना जहरीली चीज़ें, स्वस्थ तन नहीं रह पाएगा। आचार्य जी के उद्देश्य भी पूर्ति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे बंधु। एक जवाबदारी आप सबकी है कि आपकी अधिकृत जमीनों में जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, ये भी धर्म और राष्ट्र अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे राष्ट्र धर्म होता है, जैसे आपका एक आत्मीय धर्म होता है, ऐसे ही 5 की 5 जलवायु की सुरक्षा करना। मैं बार बार कहता हूं कि इतना अपराध अपन के द्वारा होता है, अब तो क्षमा करो उस पानी को, उस जल को क्षमा करो, उस वनस्पति कायिक को क्षमा करो, उस पेड़ को क्षमा करो, उससे बोलो बहुत उपयोग किया तुम्हारा, तुमको थोड़ी पोषित करके दिखाते हैं। आगे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा स्वस्थ माहौल देना। आज 49 टच कर गया, कल अगर 51 52 हो गया तो पंछी मिट जाएंगे। पंछी मिट जाएंगे तो गर्मी के कीड़े कुछ विशेष प्रकार से बढ़ जाएंगे, फिर अलग तरीके की बीमारियां होंगी, फिर अलग तरीके का हमको उसका इलाज कराना पड़ेगा। जिंदगी जीना कितना कठिन हो जाएगा अगर हम पेड़ लगाते हैं, पानी की सुरक्षा करते हैं, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम गुरुदेव के वे सूत्र जो प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पे सिखाए जा रहे हैं। जब मैं अभी भोपाल के ये न्यू भोपाल पर आया तो मेरा मन इतना खुश हुआ। जो यहाँ क्या 1100 क्वार्टर की कॉलोनी है, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक एक पेड़ को सुरक्षित रखा है बंधु। मैं साधुवाद देता हूँ इस तरफ के रहने वाले उन लोगों को जिन्होंने पेड़ की कीमत समझी है और लगातार वो पेड़ प्लांट करते चले जा रहे हैं। आपके पास भी संपत्ति हो, आपके पास भी अगर किसी के प्रति प्रेम हो तो जितना बच्चों से प्रेम करते हैं, इतना जल से, जलवायु से, इतना पौधों से भी प्रेम करिए। बहुत अच्छे कहीं पर भी मौका मिले सफ़र में जाएं तो कुछ बीज फेंकते चले जाएं। बारिश आने वाली है, पता नहीं कौन से आपके हाथ का फेंका बीज पेड़ बन जाए और किसकी रक्षा कर ले, किसी को सुरक्षित स्थान दे दे। क्योंकि मरने पर 2.5 कुंटल लकड़ी का एक पेड़ तो जरूर कटेगा, 2 भी कट सकते हैं। कभी लगाए हैं अपने हाथ से, कभी पोसा है उसको, कभी उसके फल खाए हैं, अलग सुख मिलता है। बीज लगा देता है, 25 दिन तक इंतजार करता है कि छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर उसका इंतजार करता है कि कोई कुत्ता ना खा ले, बिल्ली ना खा ले, कोई तोड़ ना दे, फिर धीरे धीरे बड़ा करता है, जाली लगाता है। जब बड़ा हो जाता है तो एक बच्चे को बड़े करने का जो सुख मिलता है, उतना ही सुख एक वृक्ष को बड़े करने का मिलता है। आप सब इस सुख को प्राप्त करें, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।